हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट को हमने अपनी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कंप्लीटली कि भाई किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, हमने इसके प्राइमरी सोर्स को भी डिस्कस किया था, सेकेंडरी सोर्स को भी डिस्कस किया था और इनके मेथड को भी डिस्कस किया था। ठीक है, आपके पास सोर्स तो समझ में आ जाते हैं, मेथड भी डिस्कस किया था और अलग अलग तरीके से किस तरीके की हमें प्रिकॉशंस है, क्या क्या इनके एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, कंप्लीट डिस्कस किए थे। राइट, अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम साथ ही साथ इसके अंदर डिस्कस करते जा रहे हैं, जो थोड़े बहुत रहेंगे वो एट द एंड में मैं आपको सब बता दूंगी। ठीक है, देन अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का यूनिट नंबर सेकंड है। तो करें स्टार्ट। दिस इज तनु टिप्टान, योर कॉमर्स एजुकेटर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट चैप्टर को उससे रिलेट करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो यूनिट्स है ना, MCQ 022 है, यूनिट नंबर 1 आपकी कहीं ना कहीं बेस रहने वाले यूनिट नंबर 2 का, और यूनिट नंबर 2 बेस होगी आपकी यूनिट नंबर 3 का, और यूनिट नंबर 3 आपकी बेस होगी यूनिट नंबर 4। दैट मीन्स ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिवीजन करनी होगी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 से 3 मिनट का रिवीजन करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि हमने डिस्कस किया था कि भाई हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन का तो मतलब पता है, इकट्ठा करना। डाटा दैट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी में मतलब समझना इस बात को, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट्स, या फिर आपके पास जो फिगर आ जाती है। ठीक है, बट डिपेंड करता है एक बंदे के लिए, क्या पता वो इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड फिगर्स जितना भी डाटा है वो इंपॉर्टेंट हो, पर वही उसी टाइम पे वो इंफॉर्मेशन किसी अदर पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पे दो पार्टी होती है। एक पार्टी तो कौन होती है, जो कि क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, और दूसरी पार्टी कौन होती है, जो इसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड करने वाली पार्टी होती है, हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। ठीक है, इसे हम कलेक्टर भी कह सकते हैं, इसे हम इन्वेस्टिगेटर भी कह सकते हैं, जो डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्टी होती है बच्चे, एक तो क्या होती है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, और एक कौन होती है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप सभी को होमवर्क दूं, या फिर मैं कहूँ कि आप लोगों को कहूँ कि आप ये देखना आपके शहर के अंदर कि कितने बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड और कितने बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है स्कूल के में। तो मैंने आपको काम दिया, आप हो गए हैं इन्वेस्टिगेटर, और आप क्या करने वाले हैं, स्कूल टू स्कूल जाकर या फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं वो रिस्पोंडेंट होने वाले हैं, और जो आप हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स होने वाले हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और फिर आप सामने वाले बंदे को, मींस कि मेरे को किस तरीके से उस डाटा को प्रेजेंट करने वाले हैं, वो आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा कलेक्ट करना है वो हमने पहले यूनिट में पढ़ा, ये आप दोनों के बीच की बारे में बात थी, जो रिस्पॉन्स करेगा और जो कलेक्ट करे। अब बात आती है कि आप मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप अपनी डाटा को ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के ऊपर शो करने जा रहे हो, तो आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इट्स अ इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर के अंदर यूनिट नंबर 2 में यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपके पूरे डाटा की। प्रेजेंटेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, क्यों इतना 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 फोकस किया गया, इसके लिए स्पेशल यूनिट बना देगी। सो ऑब्वियस है, देखो आपके पास ना काफी तरीके के डाटा होंगे। कोई कहेगा कि भाई हमारा तो क्या है, टेबल टेनिस में इंटरेस्ट है, कोई कहेगा कि भाई मेरा तो बास्केटबॉल के अंदर इंटरेस्ट है, कोई कहेगा कि भाई मेरा तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कोई कहेगा हैंडबॉल के अंदर इंटरेस्ट है, किसी भी गोल्फ और शॉट में, वट जो भी गेम है, सब बच्चों का डाटा अलग अलग होगा। यस, तो आपके पास ना मिक्सअप है। आपने चलो स्कूल तो आपने डिफाइन कर दिया, मान लीजिए डीएवी है, डीएवी स्कूल है। ठीक है, मान लीजिए इंडस है, आरपीएस है, ठीक है, डीपीएस है, ये सारे के सारे स्कूल्स हैं। ठीक है, अब इन स्कूल्स के अंदर, ठीक है, आपने एक सूची तो बना दी कि स्कूल के बारे में आपने अलग अलग कर दिया, अदर इसके अंदर भी तो काफी सारे पार्ट हो जाएंगे ना, कि अलग अलग स्पोर्ट्स के बच्चे होंगे, बट आपने एक ही सेक्टर के अंदर उसमें सबको डाल दिया, एक ही पेज पे सबको लिख दिया। तो जो डाटा है ना आपका बच्चे, वो ऐसा बिखरा बिखरा हुआ है, वेल मेंटेन नहीं है कि आप सामने वाले को दिखा रहे हो तो वो बिल्कुल समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं भाई 3 आपके बास्केटबॉल के हैं, 3 आपके टेबल टेनिस के हैं, 2 आपके क्रिकेट के हैं, हैंडबॉल के आपके पास 4 है, पर इसके ऊपर लिखा थोड़ी ना हुआ है, मैंने तो 3 2 4 लिख दिया। तो डाटा को एक प्रॉपर फॉर्म देना, एक प्रॉपर आकार देना, इसे बिखरे बिखरे पड़े होने की बजाय बिल्कुल ऐसे स्कैटर्ड होता है, मिक्सअप होता है, डाटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है,
उन सभी के सभी इंफॉर्मेशन को आपको एक शेप देनी है, आपको एक डिजाइन देनी है कि आप मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप टेबुलर फॉर्म में कर दो कि भाई यहाँ पे टेबल टेनिस का लिख दो, यहाँ पे बास्केटबॉल का लिख दो, यहाँ पे क्रिकेट का लिख दो, यहाँ पे हैंडबॉल का लिख दो, फिर इसको ऐसे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये भी अच्छा तरीका है। या फिर ऐसे आप पाई चार्ट ले सकते हैं, इसके अंदर ये दिखा सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा भाई आपके पास किसमें हैंडबॉल के अंदर है, फिर उसके बाद आपके तीन तीन इसमें आ जाते हैं, तो पाई चार्ट। दैट मीन्स आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करना है इस तरीके से कि सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाए। वो सामने वाला पर्सन वो आपका ओनर भी हो सकता है जिसको आप दिखाना चाह रहे हो, या फिर कोई भी जनरल पब्लिक हो सकती है। अब देखो मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें, ठीक है। अब आप सभी को ये इस सामने जो पीडीएफ नजर आ रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, इसके थ्रू पता चल रहा है कि भाई हम यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं। MC02 की यूनिट नंबर 2 है, MC022 की यूनिट नंबर 2 है, और बुक का नाम भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी करके बता रहे हैं कि हम इन पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो चीजें क्लियर नजर आ रही, तो जरूरी है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, इजिली अंडरस्टैंड होनी चाहिए, और किसी को सामने वाली पार्टी को इतना फोर्स नहीं लगना चाहिए कि वो उसको समझने में बहुत मुश्किल है। तो करें स्टार्ट। यस एवरीवन, बेस समझ में आया कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जो भी आपके सामने डाटा उसको स्पष्ट वे में दिखाना है। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए आपका इसका एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन लिखना है कि भाई डाटा क्या होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहा है, या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उनकी ये सारे के सारे काम पूरे तभी होंगे जब उनके पास बढ़िया डाटा होगा, एक्यूरेट डाटा होगा। डाटा का मतलब क्या है, कोई भी फैक्ट, कोई भी फिगर, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आप रिप्रेजेंट कर सकती हो। गॉट इट। कोई भी मैनेजर हुआ, कोई भी रिसर्चर हुआ, टीचर हुआ, इवन मैं भी, ठीक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, उसी के बेसिस पे मैं आपको वीडियो लेक्चर एंड नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट। सो यहाँ पर कोई भी एक इमेजिनेशन पे काम नहीं होता, यहाँ पर एक एक्चुअल में डाटा होता है, और जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। गॉट इट। सक्सेस ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल स्टडी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्यूरेट डाटा, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, मेथड ऑफ डाटा, एंड द पर्पस ऑफ द पर्पस फॉर विच द डाटा इज कलेक्ट, किसके लिए हमने डाटा कलेक्ट किया, राइट। अब मैंने कहा कि आप सभी बच्चों को स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कैसे कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा कोई स्पेसिफिक उद्देश्य है, स्पोर्ट्स पर्सन, तो एक स्पेसिफिक पर्पस होगा, उसके रिगार्डिंग ये डाटा कलेक्ट करेंगे। ये नहीं है कि आप कुछ भी डाटा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, समझ पे आए। ओके जी। तो यहाँ पर डाटा को जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तब एक कॉन्सेप्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जितना भी आपके पास डाटा होता है ना, ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक तरफ है टेबल टेनिस के बच्चे थे, वो डीएवी स्कूल में भी मिलेंगे टेबल टेनिस के बच्चे, इंडस स्कूल में भी मिलेंगे टेबल टेनिस के बच्चे, और आपके आरपीएस के अंदर भी मिलेंगे टेबल टेनिस के, और डीपीएस के अंदर भी मिलेंगे, चारों स्कूल के अंदर मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं ऐसे करूंगी, ऊपर तो हेडिंग डालूंगी भाई टेबल टेनिस का है, नीचे ऐसे कर सकती हूं कि भाई ये डीएवी है, ये इंडस है, ये आरपीएस है, और ये डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर मैंने टेबल टेनिस एक कॉमन ग्रुप है, राइट। टेनिस के रिगार्डिंग सभी बच्चों को, सेम नेचर के बच्चों को मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, मैंने ये एक बॉक्स बना दिया। इसी तरीके से फिर मैं बास्केटबॉल का बनाऊंगी, फिर मैं क्रिकेट का बनाऊंगी, फिर मैं हैंडबॉल का बनाऊंगी, मैं सबका, बैडमिंटन हो गया, वटएवर जितने भी गेम है, तो मैं सबको सेम नेचर की आइटम को एक ग्रुप में डाल देना, उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स ग्रुप और द कैटेगरी बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स और सिमिलैरिटी के बेसिस पे मैं उनका ग्रुप बना दूंगी, ठीक है। व्हेन वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ हमारी इंफॉर्मेशन कैसी होती है, ऐसे बिखरी हुई होती है, मिक्स होती है। अब हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये सारे के सारे गेम के बच्चे मिक्स है या नहीं है, तो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। इसको इस तरीके से अरेंज करना है जिससे कि सामने वाले के लिए वो यूजफुल हो, उसे हम कहेंगे, ऐसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। दैट मीन्स सिमिलर डाटा टुगेदर एंड द सेपरेटेड द डिसिमिलरिटी ग्रुप, राइट। मैंने टेबल टेनिस के बच्चे अलग कर दिए, बास्केटबॉल के अलग कर दिए हैं, ठीक है, हैंडबॉल के अलग कर दिए हैं, क्रिकेट के अलग कर दिए हैं, और मैंने बैडमिंटन के भी मैंने अलग कर दिए। तो इन सबका मैंने इनकी सिमिलरिटी के बेसिस पे मैंने ग्रुप बना दिया है, उसे बोलेंगे बच्चे क्लासिफिकेशन। समझ में आया? यस एवरीवन। अक्सर क्लास के अंदर ऐसा होता है
क्लास के अंदर, आपकी क्लास के अंदर भी 100+ बच्चे होंगे, ठीक है। जैसे हमारी ग्रेजुएशन के अंदर 80+ बच्चे होते थे, और जब टीचर टेस्ट लेती थी ना, तो उनके लिए टेस्ट को एक पहले क्या किया जाता था, ऐसे पेजेस पे कि रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स है, रोल नंबर 3 के इतने मार्क्स है, ऐसे ऐसे करके आ रही थी। बट चीजों 80 बच्चों का डाटा ऐसे पेज पे लिखना और फिर उसके बाद वो फिर ऑनलाइन चढ़ाना बहुत मुश्किल वाला टास्क होता था। तो टीचर ने क्या किया, ये कहा कि भाई कितने ऐसे बच्चे हैं, ऐसे कहा जा सकता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनके 10 से 20 में नंबर आए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 से 30 में नंबर आए हैं, 30 से 40 में नंबर आए हैं। मीन्स कि डाटा को बहुत कंसाइज किया जा रहा है कि ये समझ में आ जाए कि भाई कितने बच्चे एक लोअर पॉइंट पे आ रहे हैं, कितने मिड पॉइंट पे आ रहे हैं, कितने मैक्सिमम पॉइंट पे आ रहे हैं। या राइट, समझ में आ रहा है। मीन्स कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, जितना हो सके उतने आसान तरीके से प्रेजेंट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेजेंट क्लासिफिकेशन के, कि हम ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं, सिमिलर नेचर के आइटम एक तरफ क्यों रख रहे हैं, डिसिमिलरिटी वाले को एक तरफ क्यों रख रहे हैं। जरूरी है कि क्योंकि आपके पास ना बहुत बड़ा डाटा होता है, और उतने बड़े डाटा ऑब्वियस है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, अक्सर मेरे साथ भी होता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले होता था, अब नहीं होता, जब से मैंने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे को पता लग गया कि हाँ ये एक्चुअल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए ना। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ MCQ 01 से लेकर MCQ 024 तक अप्रोक्स मैं आपको बताती हूँ, आपके कम से कम 14 से 15 सब्जेक्ट है ये, और 14 से 15 सब्जेक्ट के अंदर सबके अंदर 15 से 20 चैप्टर्स आते हैं। उन सबको मैनेज करना कैसे होगा, तो मैंने भी क्या किया, उनका एक फोल्डर बना दिया, भाई MCQ 01 से रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो है, यहाँ पर नोट्स है, यहाँ पर ये चीजें हैं, मतलब सब कुछ जो भी मेरे रिगार्डिंग, ठीक है, हर चीज का मैंने फोल्डर बना दिया। फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना दिया कि हाँ जी यहाँ पर नोट्स है और यहाँ पर वीडियो है। अच्छा, नेक्स्ट में भी ऐसे किया, भाई MCQ 03 की हमने क्या किया, नोट्स और वीडियो, MCQ 05 की, MCQ 07 की, MCQ 04 की, MCQ 21 सबकी। तो मैंने एक बड़े, मेरे पास इतना सारा डाटा है, मैं कैसे हैंडल करती भाई, मैं तो हैंडल करके पागल हो जाती। मेरी टीम के थ्रू मैंने इस काम को परफॉर्म अच्छे से कर लिया। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा डाटा होता है, अनऑर्गेनाइज और कंफ्यूजिंग पॉइंट क्रिएट कर सकता है अगर हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करेंगे। तो उसे सिंपल, स्मॉल एंड मीनिंगफुल ग्रुप में डिजाइन करना, जिससे कि मैं हर चीज को इजिली हैंडल कर सकूं, राइट। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लार्ज डाटा कैन नॉट बी अंडरस्टैंड एट ऑल एट वंस। हर बार ये, अब चलो मान लो, चलो मैं तो इसको समझ लूंगी, ठीक है, अगर कोई और पर्सन आ रहा है मेरे टीम मेंबर बनकर, ठीक है, जो कॉमर्स को पढ़ा रहा है, तो उसके लिए तो दिक्कत होगी अगर मैंने इसको मतलब डिजाइन नहीं किया तो अच्छे से, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो ग्रुपिंग करने से कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मैंने ग्रुप बना दिया, इनका फोल्डर बना दिया, और उससे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अक्सर दुकानदार भी करते हैं ना, जिनसे सब पैसा लेना होता है उनकी लिस्ट सूची अलग होती है, जिनसे आधा पैसा लेना होता है उनकी सूची अलग होती है, और जिनको आपको देना होता है उनकी सूची अलग होती है, लिस्ट, राइट। टू मेक द कंपैरिजन इजी, आप इजिली कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई, जैसे मैंने कहा कि इस साल मेरी उधार में माल मेरी मान लीजिए 25% हुई, और पिछले साल मेरी क्या हुई थी, केवल और केवल 20% हुई थी, मतलब अब की बार उधार ज्यादा बेचा, तो मैं कंपैरिजन कर पा रही हूँ। ग्रुपिंग करने से मैं इजिली कंपेयर कर पाऊंगी। ओके, नेक्स्ट जाता है कि प्रिपेयर द डाटा फॉर द टेबल। अब मैंने यहां पर ग्रुप तो बना दिया, ठीक है, मैंने डाटा को टैबुलेशन में लेकर आना और क्लासिफिकेशन करने में फर्क होता है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आए, इसके ऊपर 4 नंबर 5 नंबर। क्लासिफिकेशन होता है कि सिमिलर डाटा को एक ग्रुप में डिजाइन करना, और टैबुलेशन का मतलब होता है कि इस डाटा को एक, या तो आप वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, या फिर आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल फॉर्म में इसको शेप दे। ये पहली प्रोसेस होती है, ये सेकंड प्रोसेस होती है। ये तभी तैयार होगा जब डाटा एक क्लासिफिकेशन कर रखी होगी। तो ये कहते हैं कि क्लासिफिकेशन अरेंज द डाटा इन सच ए वे दैट इट बिकम रेडी टू फॉर अ टैबुलेशन। आप डाटा को क्लासिफाई कर रहे हो इस तरीके से कि आप टैबुलेशन इजिली कर सकते हो, डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हो, बट सबसे पहले डाटा को अरेंज करना होगा, डाटा को एक सिमिलर नेचर में लेकर आना होगा, ठीक है। जैसे कि एक डिफरेंस की अगर बात की जाए, तो जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में जितना भी रो डाटा होता है उन सबको एक सिमिलर नेचर की आइटम में, सिमिलर नेचर के ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है। बट टैबुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो डाटा है आपके पास, जो क्लासिफाइड डाटा है, उसको या तो रो में या फिर कॉलम में, दैट मींस या तो हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होते हैं कुछ ऐसे कि एक यहां पर एक यहां पे, वर्टिकल होता है ऐसे कि पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसे,
ठीक है, आगे एग्जाम्पल मिलेंगे। क्लासिफिकेशन में जस्ट ये होता है कि आप सिंप्लीफाई कर रहे हो डाटा को, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है डाटा को क्लियरली, और ज्यादा क्लियरली। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस होती है, यहाँ पर प्रेजेंटेशनल प्रोसेस होती है, दैट मीन्स आप यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में शो करते हो, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाता है। ओके, यहाँ पे डाटा का ग्रुपिंग किया जाता है, यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है, ये आपकी पहली स्टेप होती है, ये आपकी नेक्स्ट स्टेप होती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट फीचर का मतलब क्या है कि जो आपको ये लग रहा है ना कि हाँ मुझे बतानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मैंने यहाँ आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ये देखो नजर आ रहा है। ये टैबुलेशन तब हो पाया जब मैंने इसका क्या किया था, यूपी के जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको 350 में यहाँ रख लिया, मैंने पंजाब का रखा 180 के अंदर। मींस की जब मैं डाटा को क्लासिफाइड कर रही हूँ, भाई यूपी के रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ रख दी, पंजाब के रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ रख दी, तो ऑब्वियस है मैं क्या कर पा रही हूँ, मैं इंपॉर्टेंट फीचर ये देख पा रही हूँ कि इन केस मुझे कंपैरिजन करना पड़ गया तो पिछले पंजाब को उठाऊंगी, मान लीजिए ये 150 डाटा है इसका, तो मैं कंपेयर कर पा रही हूँ, फीचर दिखा पा रही हूँ कि हाँ ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। समझ पा रहे? तो मेन फीचर्स जो होते हैं ना, स्पेसिफिक जो फीचर्स होते हैं उसको मैं विजिबल हो जाती है इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ द ग्रुपिंग करेंगे तो। ठीक है, जो आपकी मेजर पॉइंट है, जो एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी जो मेजोरिटी पॉइंट है, माइनॉरिटी ग्रुप है, हर चीज छोटी कमी फायदे सब कुछ आपको इसमें नजर आ जाती है। ठीक है, यस एवरीवन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, दैट मीन्स सिमिलर नेचर की आइटम को एक ग्रुप में डाल रहे हैं, उसको डालने के टाइप कितने हैं? क्या आप किसी भी तरीके से डाल सकते हो? नहीं, इसको एक कैटेगरी दी गई है। कैटेगरी सबसे पहले दी गई है अकॉर्डिंग टू द टाइम, मीन्स की जो जितना भी डाटा है टाइम के बेसिस पे है, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टाइम दैट मीन्स आपका महीने का हो सकता है, आपका ईयरली हो सकता है, आपका क्वार्टरली हो सकता है, जैसे भी है आपका डाटा प्रेजेंट करना है टाइम के बेसिस पे। नेक्स्ट जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि टाइम के बेसिस पे, जैसे मैंने बोला कि मंथ वाइज मेरी व्हीट की जो प्रोडक्शन है हरियाणा के अंदर कितनी है, मैंने कहा जनवरी के अंदर इसकी 120 टन थी। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, 1000 है ये। फरवरी के अंदर ये 150,000 टन थी, मार्च के अंदर 220, अप्रैल के अंदर। अब यहाँ पर मंथ के रिगार्डिंग, अब देखो मैंने क्या किया, टाइम लिया, मंथ लिया, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्शन ले लिया। क्या मैं इनको इजिली कंपेयर कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ। अगर मैं ईयर का लूं तो ईयर का हो सकता है कि भाई 20-21 में 115 हुई है, 21-22 के अंदर 120 हुई है, 22-23 में 125 हुई है, और 23-24 में कुछ इस तरीके से। तो टाइम के बेसिस, दैट मीन जब आप टाइम को बेस मानते हो और उसके बेसिस पर आपको ग्रुप के अंदर आप चीजों को डाल रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर ना पता है जून जनवरी जो है ना अपने आप में एक ग्रुप है। अब यहाँ पे वीट अपने आप में एक ग्रुप है, वीट जनवरी में हुई और उसका डाटा यहाँ। समझ पा रहे? ये ऐसी चीजें। जियोग्राफिकल लोकेशन का मतलब होता है, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइम ना लेते हुए, मैंने कहा कि भाई जनवरी फरवरी मार्च ना लेते हुए मैं स्पेशल यहाँ पे कोई स्टेट रख दूं, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स है उनका डाटा मुझे प्लॉट करना है, तो यहाँ पे उसे बोलेंगे जियोग्राफिकल लोकेशन। यहाँ पर ये चीजें, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये तो इजी थे, टाइम के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे। लोकेशन के बेसिस पे एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि आपके अब क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेसिस पे हम बायफॉर्गेट करते हैं पूरे डाटा को। नेक्स्ट जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये जो कि आपके पूरे आने वाले चैप्टर्स का बेस रहने वाला है, ये वाला पॉइंट। तो करें स्टार्ट? यस एवरीवन। तो यहाँ पे यहाँ भी से बोला जाता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि जो क्लासिफिकेशन की गई है ना, अकॉर्डिंग टू देयर इज एट्रीब्यूट्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल्स। क्या कहना चाहते हैं? एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसी के अंदर समझाना है, ठीक है, चलो करते हैं। आ जाओ। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप चीजों को उसकी फीचर के बेसिस पे क्या कर रहे हो, बायफॉर्गेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि एट्रीब्यूट्स के अंदर भी दो तरीके की आती है। जैसे कि आप एक सिंपल क्लासिफिकेशन होती है और एक मैनीफोल्ड होती है। सिंपल क्लासिफिकेशन मतलब कि जैसे मैंने बोला कि मेरी क्लास के अंदर ना 100 बच्चे हैं और उसमें से गर्ल्स भी हैं और हमारे पास बॉयज भी हैं। ठीक है,
पहले जो मैंने क्या किया है, जेंडर के बेस पे मैंने क्या किया, पूरी क्लास को बायोफोगेट कर दिया, मैंने इसके पार्ट कर दिए, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर केवल एक ही लेवल का क्लासिफिकेशन होता है। फिर मैंने कहा कि मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं और जिसमें से 60 लड़कियां हैं, 40 लड़के हैं, ये तो पहला बेस हो गया। अगर मैं इसके अंदर और भी बाय पार्ट करूं, जैसे कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर 50 बच्चे मेरी जो गर्ल्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में है और 10 लड़कियां जो हैं वो हिंदी मीडियम में। और इसमें भी कुछ ऐसा है कि जो 30 बच्चे क्या है मेरे पास इंग्लिश मीडियम में है और 10 बच्चे क्या है मेरे पास हिंदी मीडियम। जब मैं ग्रुप का ग्रुप बनाऊं और फिर उसका ग्रुप का ग्रुप बनाऊं, इसकी ये कहते हैं ना कि हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग, कुछ ऐसे। तो सिंपल क्लासिफिकेशन जब यहाँ पर केवल एक ही सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ग्रुप बनाते हैं। मैनीफोल्ड का मतलब क्या है कि आप उसको खोलते रहो खोलते रहो खोलते रहो खोलते रहो, कुछ इस तरीके से कि ग्रुप के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप, ठीक है। तो मैनीफोल्ड के अंदर आ जाता है कि जब आप मोर देन द वन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर चीजों को ग्रुप में डालते हो, ठीक है। समझ में आया? क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू देयर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल्स का मतलब क्या है? अभी हमने यही पहला पॉइंट के भी 2 पॉइंट थे एट्रीब्यूट्स के अंदर, गॉट इट। सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल। ध्यान से समझना बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल कहना कहा जाता है। पहले हम वेरिएबल को समझते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे कि मैं ये कहूं आपकी डिमांड, ठीक है, किन किन चीजों से इफेक्ट होती है आपकी डिमांड में। जैसे मैंने एमसीक्यू 21 में भी आपको पढ़ाया है, उसमें क्या कहते हैं कि अगर आपकी डिमांड, मान लीजिए जो डिमांड है ना आपकी काफी सारे फैक्टर से इफेक्ट होती है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, आपकी इनकम, मैं 2 ही चीजों को ले रही हूँ, वैसे इसके अंदर बहुत सारे हैं, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स आते हैं, बट हमें इसको समझना है। हम पहले 2 पॉइंट्स को लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे प्राइस पहले मेरे पास 10 था, तो मैंने डिमांड कितनी की थी, मैंने क्वांटिटी डिमांड कितनी की थी, मैंने मान लीजिए 5 यूनिट की थी। फिर मेरे पास जो प्राइस है ना बच्चे, वो मैंने कम कर दिया, वो 5 कर दिया, तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो 10 हो गई। फिर मैंने प्राइस को बढ़ा दिया, मैंने इसको 20 कर दिया, ठीक है, तो मेरी डिमांड क्या होगी, 2 रहेगी। अब यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल है, एक तो प्राइस है और एक डिमांड है। वेरिएबल होता है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तत्व, ठीक है। अब यहाँ पर डिमांड क्या है, आपकी डिपेंडेंट है, क्योंकि ये चेंज हो रही है। किसकी वजह से चेंज हो रही है भाई? प्राइस की वजह से चेंज हो रही है ना। तो यहां पे मैं क्या दिखाना चाह रही हूं कि यहां पर एक वेरिएबल ऐसा है जो कि इनडिपेंडेंट है, जिसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं और उस चेंज का इफेक्ट हम किस में देख रहे हैं, डिमांड में देख रहे हैं। तो वेरिएबल इन द सेंस कि आपके पास कोई भी नंबर, कोई भी आपके पास कॉन्सेप्ट है जिसको आप मेजर करेंगे। मैग्नीट्यूड दैट मींस जो कि नंबर में शो हो रहा है, जो कि चेंजेस में चेंज दिखा रहा है। The magnitude of the variable refer to the numerical value that show the amount or the size of the variable. Magnitude that means size, amount and extent. These one. ठीक है? It tell how much and how the large something is. जैसे कि इनकम हमारे पास वेरिएबल है, मैं इनकम को चेंज करूंगी तो ऑब्वियस है मेरी डिमांड भी चेंज होगी। अगर मेरी इनकम क्या होगी, एक वेरिएबल होगी। कितनी इनकम? मैंने कहा मेरी 20,000 इनकम है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि मेरी 40,000 इनकम है, मतलब कि इनकम तो हो गया बच्चे वेरिएबल, और जो अमाउंट हो रही है, साइज है, अमाउंट है, ये आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपकी 2 पार्ट में आ जाता है आपके पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जब चीजें क्या होती है, आप किस में दिखाते हैं, नंबर में प्रेजेंट करते हैं, मींस कि डाटा को एक सिमिलर ग्रुप में लेकर आते हो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर। It can be measured. The quantitative classification refer to the classification of a data based on the characteristics which can be measured numerically, जिसको हम numerical मींस कि नंबर में 1 2 3 4 इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल, दिस मेजर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड द वेरिएबल। जब मैं ये कहूं ना कि मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं और मैंने कहा उन 100 बच्चों में जो नंबर आ रहे हैं उनके मैंने टेस्ट लिया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से रिप्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, सेल हो गई है, वॉल्यूम हो गया, प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी हो गया। ये जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं डाटा का, उसे हम वेरिएबल कहेंगे। और वेरिएबल दैट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच साइज कीप ऑन चेंजिंग। क्या आपकी डिमांड चेंज होती जा रही है?
डेफिनेटली होंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इस क्वांटिटेटिव के डाटा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को ना आगे 3 पार्ट्स में बाइफर्केट किया गया है। आपके पास इंडिविजुअल सीरीज आएगी, डिस्क्रीट सीरीज आएगी एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगी। अब इसको होल्ड करो 2 मिनट के लिए, पहले मैं क्वालिटेटिव समझा देती हूँ। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, जहां पर नंबर में नहीं डाटा होता है, यहाँ पर आपके पास फीचर्स होती है, आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि डाटा इज द ग्रुप बेस्ड ऑन देयर इज अ क्वालिटी और द एट्रीब्यूट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बट डिस्क्राइब, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बट डिस्क्राइब। आप उसको मेजर तो नहीं कर सकते बट हाँ एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ, गॉट इट, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ कि जो क्वांटिटेटिव जो क्लासिफिकेशन है ना, उसके अंदर ना आपके पास एक सेकेंड, जो आपके पास क्वांटिटेटिव जो सीरीज है ना, उसके अंदर आपके पास ना 3 सीरीज आती है। सीरीज क्या आती है आपके पास, सबसे पहले है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। कहना क्या चाहते हैं, अब मैंने बोला क्वांटिटेटिव डाटा है, उस डाटा को आप क्या कर सकते हो, नंबर में प्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रही हूं कि मेरी क्लास के अंदर जो बच्चों के नंबर आए हैं ना, वो आए हैं 10 आए हैं, 20 आए हैं, 30 आए हैं, 40 आए हैं, 50 आए हैं। ठीक है, जब आपके पास केवल एक वेरिएबल, इंडिविजुअल सीरीज में ना जस्ट ओनली एक वेरिएबल होते हैं, नंबर्स, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और इसको हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये ऐसे है, और इसके नीचे लिख दिया ये कि आप क्लास मतलब क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि ये मार्क्स है, और मार्क्स को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया और उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि 10 20 30 40, मतलब कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई मार्क्स को। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक आपके पास यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल होता है, अरे क्या हो गया पेन को, एक आपके पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, और एक आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। नया शब्द आया मैम, सुनो मेरी बात। फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है। ध्यान से सुनना इस बात को, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है। अब मैं ये कहूं, मैंने आप सभी का टेस्ट लेना है, ठीक है, आप सभी टेस्ट लेकर टेस्ट देने आए हैं, ठीक है, आप मान लीजिए क्लास के अंदर 5 बच्चे, ठीक है, 5 बच्चों में से एक बच्चे के, जो मान लीजिए मैंने टेस्ट भी लिया है 20 नंबर का, एक बच्चे के नंबर आए हैं, एक बच्चे के नंबर आए हैं 7 आए हैं, और एक बच्चे, दूसरे बच्चे का नंबर आए हैं आपके पास 13 नंबर आए हैं, तीसरे बच्चे के नंबर आए हैं 13 आए हैं, और जो 4th बच्चा है उसके नंबर आए हैं 17, और जो 5th बच्चा है उसके नंबर आए हैं 17। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी मैंने, बस ये बताया कि मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, और पहले रोल नंबर के बच्चे जो नंबर आए हैं वो 7 आए हैं, दूसरे के 13 आए हैं, तीसरे के हमारे पास जो 13 आए हैं, 4th के हमारे पास 17, और 5वें के 17 आए। मैं इस डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट ना करते हुए मैं पता कैसे करूंगी कि भाई मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ऐसा है जिनके 7 नंबर आए हैं, ठीक है, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 13 नंबर आए हैं, और फिर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 17 नंबर आए हैं। और ये जो 7 13 17 है, ये तो मेरे पास बच्चे वेरिएबल है जो कि नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस कि 13 कितनी बार आया है, कहते 2 बार आया, 13 13 फ्रीक्वेंसी होते कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, उस सीरीज के अंदर कितनी बार कोई चीज रिपीट होना, उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 13 कितनी बार आया, कहते 2 बार आया, 17 कितनी बार आया, कहते 2 बार आया। फॉर एग्जांपल और बढ़ा देते हैं नंबर, 19 नंबर आए 2 बार ही, 3 बार नंबर आए 19, तो कहेंगे कि 19 नंबर कितनी बार आया भाई, 3 बार आया। तो फ्रीक्वेंसी दैट मींस कि कितनी बार कोई चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, तो यहां पर कहते हैं कि चीजें इतनी लेंथी, अगर आपके पास बहुत लंबा डाटा है ना तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। इस चीज को और ज्यादा कंसाइज करने के लिए आप कॉन्टिन्यूस सीरीज का यूज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस समझने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने कहा कि भाई जिन भी बच्चों के नंबर 0 से लेकर 10 में आए हैं हम यहाँ डालेंगे, जिनके नंबर 10 से लेकर 20 में आए हम यहाँ डालेंगे, जिनके नंबर 20 से लेकर 30 में आए हम यहाँ डालेंगे। मींस कि मैंने एक रेंज बना दी, है ना,
एक रेंज बना दी कि जैसे अक्सर क्लास में आपने देखा होगा, ड्राइंग की क्लास में होता था, आपको ग्रेड दी जाती थी, ए ग्रेड मिलती थी, ए प्लस ग्रेड मिलती थी, बी ग्रेड मिलती थी और बी प्लस ग्रेड मिलती थी। ए ग्रेड का मतलब होता था कि आपके 90 प्लस आ रहे हैं मार्क्स, ठीक है। ए प्लस में मतलब होता था कि आपके 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। बी का मतलब क्या है, बी प्लस का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 85 प्लस का टारगेट रख लीजिए, यहाँ पे 80 प्लस का। मतलब कि मैंने क्या कहा कि जिन भी बच्चों के 80 से लेकर 85 तक के नंबर आएंगे उनको क्या मिलने वाली है, बी ग्रेड मिलने वाली। जिन भी बच्चों के 85 से लेकर 90 तक के नंबर आएंगे तो आपको क्या मिलने वाली है, आपको बी प्लस ग्रेड मिलेगी। जिन भी बच्चों के नंबर 90 प्लस में 95 तक नंबर आएंगे उनको ए ग्रेड मिलेगी, और 95 प्लस जो आएंगे, अब वो 95 आएंगे तो उनको ए प्लस ग्रेड मिलेगी। तो क्या मैंने ये रेंज बना दी, तो इसे बोला जाता है बेटे कंटिन्यूअस सीरीज बोला जाता है, कि मतलब चीजें चलती जा रही है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी करेगा। फॉर एग्जांपल 80 से लेकर 85 तक के बच्चों के 85 तक के जो नंबर है, मान लीजिए 5 बच्चों के आए तो यहाँ पे 5 लिखूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई एक के 81 आए, एक के 82 आए, दूसरे के भी 82 आए, दूसरे के 83 आए, नहीं, ऐसे नहीं करूंगी। ऐसे तो फिर डाटा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मुझे क्या करना है, सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे, ठीक है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी होती है। ये होती है बच्चे रेंज क्लास, इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। दैट मीन्स ये इंटरवल है जिनके बीच के अंदर बच्चों के नंबर आते हैं, और फ्रीक्वेंसी कितनी बार कितनी बच्चों के क्या नंबर आए इस दौरान वो आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे यही है कि जो क्वांटिटेटिव जो सीरीज है ना, उसको जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको आगे बायफॉर्गेट किया गया है। यहाँ पर एक क्या होता है, वेरिएबल होता है, दूसरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। मीन्स की ऑब्जर्वेशन विच कैन बी पुट इन द सीरीज इनटू अ क्लास के अंदर कितनी बार वो नंबर ऑफ को मैंने ऑब्जर्व किया उसको मैं नोट आउट करूंगा। डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस होता है, इंडिविजुअल मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रीट के अंदर क्या किया जाता है, हम सारे के सारे डाटा को लेते हैं, कैन ओनली टेक होल नंबर, ओके। एंड यहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब क्या है कि दीज कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द रेंज। आप रेंज के अंदर, ये पूरी रेंज दी गई है, ठीक है। अब इनका मतलब ये बताऊंगी कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनके बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है। जैसे अभी तो हमने ये पढ़ा है कि ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये क्लास इंटरवल होगी, CI, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ना, ये वाला चार्ट, ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इनके नाम क्या क्या होंगे, इसे बोला जाता है कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटर। क्या मतलब है, किस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज को डिजाइन करते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल, एक ऐसी टेबल है जहां पर हम क्या शो करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू अपेयर इन द डाटा। कितनी बार अलग अलग जो आइटम है वो रिपीट हुई है, उनके बारे में बात की जाए, कितनी बार रिपीट हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल में नजर आ रहा है कि मेरे पास क्या नजर आ रहा है आपको, 3 2 2 1 3, ठीक है, ये नजर आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसको किस तरीके से, आप ये देखो, ये सारा का सारा डाटा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना कि कितनी बार क्या क्या डिजिट वाली बात तो इसमें इंक्लूड की गई। मैंने देखा कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे 6 है, 7 नजर आ रहे, कहते नहीं। तो हम इसकी वेरिएबल कितने हैं आपके पास, 0 से लेकर 6 तक के। तो मैंने यहाँ पे सीरीज बना दी 1 0 1 2 3 4 5। अब मैं ये काउंट करूंगी भाई 3 कितनी बार है, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और नहीं। अब मेरे को ये पता लगा कि भाई 3 नंबर है ना जो 12 बार रिपीट हो रहा है, तो 12 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसको क्या है और अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बचपन में तुम्हें याद हो, तुम्हें ऐसे काउंटिंग सिखाते थे, सब्ट्रैक्ट करना सिखाते थे, 1 2 3 4, फिफ्थ आते हुए ऐसे कट कर देते थे, 1 2 3 4, फिफ्थ आते 5 और 5 हो गए 10, 1 2। तो इस 12 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को। समझ में आया कि इफ द इट्स आइटम, it means if an item is repeated several time in a series। अब 3 बहुत बार रिपीट हो रहा है, the item which is being repeated, जो आइटम जो रिपीट हो रही है उसे हम वेरिएबल कहेंगे। क्या 3 एक वेरिएबल हुआ, अच्छा, और इसे हम डिनोट करेंगे x की सीरीज में, ठीक है, इसे हम x करेंगे।
विच नंबर ऑफ द टाइम्स एज अ आइटम इज रिपीटेड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। कि जो भी नंबर है, वाइल द नंबर, सॉरी विच नहीं है, वाइल द नंबर ऑफ द टाइम, जितनी बार ये जो 3 रिपीट हुआ है उसे हम फ्रीक्वेंसी। क्लियर आया समझ में? तो जो आपकी जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से बनती है। अब कॉन्टिन्यूस को भी समझ लेते कैसे बनती है भाई। कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया एक रेंज होती है, एक क्लास की लिमिट होती है। डाटा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इसका मतलब क्या है, वैल्यू कम इन रेंज नॉट द एग्जैक्ट नंबर। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैंने बोला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, अब इसे बोला जाता है बच्चे पहली नंबर को लोअर लिमिट। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज करते हैं। इसे बोला जाता है बच्चे आपके पास लोअर लिमिट, और 10 को बोला जाएगा आपकी अपर लिमिट। ठीक है, पहली लाइन खत्म, फिर दूसरी लाइन में आएंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, ये लोअर लिमिट बन जाएगा, फिर ये अपर लिमिट बन जाएगा, फिर नेक्स्ट ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो क्लास की जो लिमिट होती है, एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। ठीक है, और इन दोनों के बीच के गैप को हम बोला जाते हैं इंटरवल। अब देखो मैंने बोला कि मेरे को इंटरवल फाइंड आउट करना है, तो मैं ऑब्वियस है बड़े में से छोटा माइनस करूंगी। अब बड़ा कौन है, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो 10 में से 0 माइनस किया, दैट मींस 10। और नेक्स्ट को करेंगे तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10। याद रखना मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, आपकी जब इंटरवल बराबर होगी ना, इसकी 10 10 10 निकलेगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना और आसान रहेगा। अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर करनी है, वो भी हम सीखेंगे कैसे होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि इस सीरीज के अंदर 0 से लेकर 10 तक के नंबर जो हैं कितने बच्चों के हैं। मैंने बोला मेरे एग्जांपल के अंदर कि भाई इन केस के अंदर तो मेरे मान लीजिए 5 बच्चों के नंबर आए हैं, 4 नंबर आए, 4 बच्चों के आए हैं, 5 बच्चों के आए हैं, 6 बच्चों के आए हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, क्लास मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मैंने कहा यहाँ पे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30। अब इसके बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, इसे देखने से पता लग रहा है 0 और 10 के बीच का मेन पॉइंट आता है 5, इसके बीच का, अब ये मत कहते ना 15, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट निकालते हम कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट दैट मींस आप ये कह सकते हैं कि इसका एवरेज जितने भी नंबर है, मैंने कहा 0 प्लस के 10, अब उनमें 2 कितना हो गया, 10 बटे में 2 इज इक्वल टू 5। अगला हो जाएगा 10 प्लस में 20 बटे में 2, तो आ जाएगा 30 बटे में 2, कहेंगे हमारा तो 15 ही निकला है। ठीक है, बट प्रॉपर पता होना चाहिए क्या हो रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट अपॉन में 2, क्योंकि 2 आइटम को प्लस कर रहे हो और नीचे 2 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, दिक्कत पता है यहाँ पे क्या आएगी, तुम्हें पता है क्या दिक्कत है, क्वेश्चन अक्सर जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पता है क्या दिक्कत आएगी। अब मैंने ये कहा कि भाई 80 से लेकर 85 तक के बच्चे, 80 से लेकर 85 तक के नंबर वालों को क्या है, बी ग्रेड देंगे, और 85 से 90 वालों को बी प्लस देंगे। मतलब जिनके 85 नंबर आए हैं उनको बी मिलेगा या बी प्लस मिलेगा, मीन्स कि जिनके नंबर 90 आए हैं उनको बी प्लस मिलने वाला है या फिर ए मिलने वाला है, जिनके नंबर 95 आए हैं उनको ए मिलने वाला है या फिर ए प्लस मिलने वाला है। ये कंफ्यूजन रहती है कंटिन्यूस सीरीज में। इस वजह से आपकी दो तरीके की सीरीज होती है, एक तो होती है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होती है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज। फर्स्ट इज दैट इज द एक्सक्लूसिव सीरीज, सेकंड इज दैट इज द इंक्लूसिव सीरीज। क्या कहना चाहता है, देखो यहाँ पर ना सच टाइप ऑफ द कंटिन्यूस सीरीज, जैसे हमने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे कंटिन्यूस। हमें ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखा 10 से 20, 0 से 10, ओके, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। अब यहां पर क्या है, इस टाइम ये क्या है, इस टाइम ये क्या है बच्चे, ये आपकी अपर लिमिट है, और नेक्स्ट टाइम में ये लोअर बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो प्रॉब्लम ये अराइज हो जाती है कि जो 10 है वो ऊपर वाली लिमिट में आएगी या फिर नीचे वाली क्लास लिमिट में आएगी। तो इसका आंसर ये रहता है, आंसर ये रहेगा कि इन एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर an item equal to the upper limit is counted to the next higher class interval, that means 10 और 20 की। Thus the class interval 0 to 10 will be including the item range is the 0 to 9099,
दैट मीन्स एक्सक्लूसिव सीरीज में पहली फीचर तो ये होती है कि आपकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना, ऊपर वाली क्लास लिमिट की और नीचे वाली क्लास लिमिट, ऊपर वाले की अपर लिमिट, नीचे वाले की लोअर लिमिट हमेशा सेम रहेगी। पहली बात एक्सक्लूसिव सीरीज की ये पहचान है, ठीक है। और इसमें ये बोला गया है इस केस में यहाँ पे 0 से लेकर 9.99 रेंज जो बनती है ना, वो यहाँ पर आएगी, और जो 10वां शुरू होगा वो यहाँ से होगा। मीन्स कि 10 यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा पहली सीरीज में। इस तरीके से यहाँ पे 20 को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यहाँ किया जाएगा। यहाँ पे 30 को कंसीडर नहीं किया जाएगा, 30 को आगे किया जाएगा। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जो 10 है, 10 एक्सक्लूसिव सीरीज में पहली बात तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी ऊपर नीचे वाली जो लिमिट के अंदर सेम होने वाली है। और दूसरा यहाँ पर जो 10 की जो सीरीज है वो नेक्स्ट लिमिट में मान जाएगी। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है, जहां पर सीरीज कुछ ऐसी होती है 1 से 10, अगली शुरू होगी 11 से 20, मतलब कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपस में बराबर नहीं होती है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि जो गैप है ना, गैप बिटवीन द अपर लिमिट क्लास का और नेक्स्ट जो लोअर लिमिट है क्लास का, उसमें गैप होता है। अब इसमें गैप कितना है, 1 का गैप है, 10 और 11 के बीच में 1 का गैप है, यस या नो। ऊपर तो क्या क्वेश्चन मार्क था कि भाई चलो ठीक है दोनों बराबर है, बट क्वेश्चन ये आता था कि भाई 10 ऊपर में इंक्लूड होगा, नीचे में इंक्लूड होगा। कहते अच्छा, अब हमने क्या किया, 1 से 10 और 11 से 20 कर दिया। अब यहाँ पे क्लियर तो नजर आ रहा है कि भाई 1 से 10 ले 10 तक, ठीक है। 10 आ जाए तो आपकी पहली लिमिट को अंदर इंक्लूड करना है, 11 आ जाए तो आपको दूसरी यूनिट में इंक्लूड करना है। अच्छा, इन केस 10.1, 10.2 फ्रैक्शन में अगर नंबर आ जाए 10.9 तक, तो वो कहाँ आएंगे, तो उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस केस में कहा जाता है कि आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को फिर हम बराबर करेंगे, ठीक है। इस वजह से जो इंक्लूसिव सीरीज होती है हमेशा कन्वर्ट की जाती है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर, क्योंकि जो बीच के जो पॉइंट रह जाते हैं ना, वो ये नहीं पता होता कहाँ इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द सेम क्लासेस, गॉट इट। अच्छा जी, ओपन एंडेड क्लासेस का मतलब होता है कि जहां पर ना तो आपको शुरुआत का पता कि भी शुरू कहां से हुई है, और ना ही आपको एंड का पता कि एंड कहां होगा। दैट मीन्स कि मैं ये कह दूं कि भाई लेस देन 10 से मैंने स्टार्ट किया, भाई लेस देन तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं कह सकती हूँ मेरी सीरीज क्या है, मोर देन अबव द 50, तो 50 से अबव तो भाई लाख करोड़ कितने नंबर है। तो जब आपको एंड नहीं पता होता, स्टार्ट नहीं पता होता, एंड नहीं पता होता, उसे बोला जाता है ओपन एंड क्लास सीरीज होता है। ओपन क्लास सीरीज दैट मींस जो स्टार्टिंग से ओपन है, एंड क्लास सीरीज दैट मींस जो आपकी एट द एंड में आपको पता नहीं होता कब फिनिश हो रही, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये किसके बारे में हमने पढ़ा, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। देखो सबसे ज्यादा जो झमेलेबाजी है ना, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी कंटिन्यूस सीरीज में। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब जितना ज्यादा ये रेंज दिखा रहा है ऑब्वियस इसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, है ना। अब हमने क्या पढ़ा है कि इसकी सीरीज जो क्लास इंटरवल है उसको समझा, यस या नो, समझ में आ गया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी जो आइटम बार बार रिपीट हो रही है, उस आइटम को हम पढ़ेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर अक्सर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, वो होती क्या है उसको समझते हैं। कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर मेन मोड मीडियन के अंदर भी आपको समझने में चीजों को इजिली करने में हेल्प हो जाएगी। ओके, एक सेकेंड। तो चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, सीरीज है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, यस या नो। कहते हैं अच्छा, अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो कितनों की दी हुई है, भाई 0 से स्टार्ट होती है और 10 तक की है, 10 तक की है। अब यहाँ पे हम कहां तक पहुंच गए हैं, अब यहाँ पर हम 20 तक पहुंच गए हैं। समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरे पास क्लास इंटरवल है 0 से लेकर 10 तक है, और फिर 10 से लेकर 20 तक है, और 20 से लेकर 30 तक है। कुछ ऐसा एक क्लास बना लीजिए, यहां से 0 से स्टार्ट हो रही है और मान लीजिए यहाँ 40 है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ, अब तुम्हारी पॉकेट मनी होगी सबकी, आई थिंक सबकी होगी, सबको पॉकेट मनी मिलती होगी पापा मम्मी से। अगर नहीं मिलते कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझ लो पॉकेट मनी मिलती है तुम्हें, ठीक है। मैंने कहा कि तुम्हारे महीने के पहले दिन तुम्हें 10 रुपए मिले, महीने के दूसरे दिन तुम्हें फिर 10 रुपए मिले, महीने के तीसरे दिन फिर तुम्हें 10 रुपए मिले, महीने के
फोर्थ डे आपको फिर 10 रुपए मिले, फिफ्थ डे फिर 10 रुपए मिले, ऐसे करते 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 आपको 30 दिन तक 10-10 रुपए मिले। ठीक है, अब मैं ये क्या मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको कि भाई एक दिन से लेकर मैंने 10 दिन तक मेरे को कितने रुपए रिसीव हुए हैं। मैं ये कहूंगी कि भाई मुझे 100 रुपए मिले। फिर मैं कहूंगी कि मुझे 10वें दिन से, मैंने बोला 10वें दिन से 20वें दिन तक, अब यहाँ पे ना 10वां दैट मीन्स यहाँ पे 9 तक ही कंसीडर किया गया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर तो मतलब कि हमें यहाँ पे 90 करना चाहिए, दैट्स इट। लो भाई मुझे 90 मिले। 10 से लेकर 20 दिन तक मैंने कितने पैसे मिले, मेरे को मिले भाई 90 रुपए फिर मिले। 20 दिन से लेकर मेरे को 30 दिन तक कितने पैसे मिले, मुझे फिर दोबारा से 90 मिले। समझना इस बात को मैं क्या कहना क्या चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल बीच में पापा ने क्या किया, 20-40 रुपए बढ़ा दिया। मैं इस अमाउंट को ना थोड़ा अलग करती हूँ कि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया 110 रुपए हो गया और ये हो गया 150 हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के अंदर मुझे 90 रुपए कलेक्ट हुए। कहते अच्छा, फिर 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मेरे को कितने रुपए कलेक्ट हुए, 110 रुपए कलेक्ट हुए। अगर मैं ये कहूं तो, अगर मैं ये कहूं तो, ध्यान से समझना इस बात को, अगर मैं ये कहूं तो कि भाई 1 तारीख से लेकर मेरे को 20 तारीख तक कितने मिले, तो ऑब्वियस है जो ऊपर मिले हैं उनको मुझे ये भी वाला भी और मुझे ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 90 और 110 को ऐड करके तभी तो बताऊंगी कि भाई 1 तारीख से 20 तारीख तक कितने मिले, कहूंगी 200 रुपए मिल गए। अगर मैं ये कहूंगी भाई 1 तारीख से लेकर मुझे 30 तक जाना है तो मैं कहूंगी भाई 350 रुपए मिल गए। तो क्यूमुलेटिव का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी को मैं क्या करती जा रही हूँ, ऐड ऑन करती जा रही हूँ। टोटल जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको धीरे धीरे करके मैं ऐड ऑन करती जाऊंगी। अब मैंने कहा कि 0 से लेकर 10 तक की अमाउंट कितनी है, 3 है। 10 से लेकर 20 तक की अमाउंट कितनी है, 5 है। बट अगर मैं 0 से लेकर 20 तक की बात करूं तो कितनी हो गई है, 8 हो गई, 8 हो गई। 20 से लेकर 30 तक की 7 है, पर अगर मैं 0 से लेकर 30 तक की बात करूं तो दैट मीन्स जो यहाँ पर ऐड किया है 8 और 8 में 7 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 15। फिर 30 से 40 है, वैसे है 4। अगर मैं 0 से 40 की बात करूं तो 15 प्लस में 4 कितना हो गया, 19। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी एड अप टू अ सर्टेन पॉइंट। एक पॉइंट तक मींस की एक लिमिट तक जहां तक आपने क्वेश्चन डिजाइन किया। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। और ये जो मोस्ट ऑफ आपको मीडियन के फॉर्मूले के अंदर यूज करने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब आप फ्रीक्वेंसी को ऊपर से ऐड करते आ रहे हैं, क्यों, इसे हम लेस देन फ्रीक्वेंसी भी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, मैं इसको दोबारा से क्लियर करती हूँ, मैं इसको दोबारा से क्लियर करती हूँ कि आपको और अच्छे से मैं इसको समझा पाऊं। अरे कहाँ गया, इंक्लूसिव हो गया, हाँ ये रहा। अब मैंने क्या किया है, मैंने 0 से लेकर 10 की किया, स्मॉल था, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 से 20, 20 0 से 30, 0 से 40। तो मैं इनको क्या करती जा रही, पहले 3, फिर 3 प्लस के 5 8, 8 प्लस के 7 15, 15 प्लस के 4 19। जब मैं स्टार्टिंग से ऐड कर रही हूँ फ्रॉम द टॉप, उसे बोलेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे से स्टार्ट करूं तो, नीचे से इन द सेंस कि अब आपके पास ऐसा हो सकता है कि मोर देन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं कि ऐड फ्रॉम द बॉटम। एग्जांपल देखो इसका फटाफट, 5 8 12 10 नॉर्मल है, नॉर्मल है। अगर मैं लेस देन वाली कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो क्या होने वाला है, ये देखो, 5 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, 25, 25 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 35। ये क्या है, लेस देन फ्रीक्वेंसी। जब मैं क्या कर रही हूँ, छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर रही हूँ। मोर देन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मोर देन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि भाई मोर देन 10, आप यहां पे कह रहे हैं मोर देन 20, आप कह रहे हैं यहां पर मोर देन 30। समझना इस बात को, थोड़ा सा मुझे लग रहा है तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, फिर भी मैं इसको समाप्त जरूर करूंगी, पहले समझो इसको। अब मैंने यहाँ पर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 किया। अब यहाँ पर देखो, ये जो डाटा दिया हुआ है 0 से लेकर 10 तक का, ये तो कितना ही दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब मैंने तो बोला है कि 10 से ज्यादा लेना है, समझ पा रहे हो, 10 से ज्यादा लेना है। दैट मीन्स मैं 10 के 22 को छोड़ दूंगी, 8 12
10, क्योंकि 10 से ज्यादा तो यही है ना, ये वाली सीरीज में यही है ना, तो इनके अंदर 8 12 10, तो 8 प्लस के 12 प्लस में आपके पास आ जाता है 10, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30। फिर मैंने कहा कि मोर देन 20 दैट मीन्स मैंने 8 को भी छोड़ना है, 5 को भी छोड़ना है, फिर कितना हो जाएगा 12 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 22। फिर मैंने बोला कि मोर देन 40 से ज्यादा कितना है, 40 से ज्यादा कितना है, ये आपका आ जाएगा जस्ट ओनली 10। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा जब लेस देन वाली सीरीज बात की जा रही है मींस कि 10 से कम के बारे में बात की जा रही है, इसमें 10 से कम कौन सी अमाउंट है, हाँ जी 10 से छोटी अमाउंट और कौन सी है, एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे 10 से, ये 0 से लेकर 10 के बारे में बात कर रही है, क्योंकि 10 तो यहाँ पे इंक्लूड होता नहीं, नेक्स्ट इंक्लूड होता है, तभी तो समझाया था एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक का अमाउंट कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ पे केवल 5 इंक्लूड होगा। मैंने बोला कि लेस देन 20 दैट मीन्स 20 यहाँ पे इंक्लूड तो होता नहीं, वो आगे इंक्लूड होता है, तो इन दोनों को इस वजह से प्लस करते हैं। तो ये तभी बोला गया है कि लेस देन सीरीज को हम ये कहते हैं कि भाई हम ऊपर से ऐड करते जा रहे हैं और मोर देन सीरीज को हम बॉटम से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है कि मोर देन किससे, 10 से लेना है, 10 से जितने भी बड़े नंबर आ रहे हैं, 10 से जितने भी बड़े नंबर से जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उन सबको ऐड कर दो, 10 से बड़े तो ये सारे हैं, उनको सबको ऐड कर देंगे, दैट्स इट। मोर देन एंड मोर देन 0 से बड़े कहेंगे तो मतलब कि सारे के सारे ऐड कर देंगे। और इनको ना अगर मैं ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करूं, उस ग्राफ को हम ओजाइव कर्व भी बोला जाता है, जो कि आपके मीडियन में यूज होता है। ये देखो ये कुछ ऐसा होता है, ये आगे भी आएगा ओजाइव कर्व क्या होता है, जिसके अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, और उसको प्रेजेंट करने के तरीके लेस देन एंड मोर देन सीरीज को हमें फॉलो करना पड़ता है। लेस देन सीरीज क्या होती है, अपर लिमिट ऑन द एक्स एक्सिस, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाई एक्सिस पे होती है। कुछ ग्राफ इस तरीके से होता है। ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास लिमिट होती है, दैट मींस मान लीजिए यहाँ पे 0 से 10 के बारे में बात कर दी, यहाँ पे 10 से 20 के बारे में बात कर रही है, और यहाँ पे 20 से 30 के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि 0 से लेकर 10 तक के अंदर अमाउंट कितनी आ रही है। अब देखो लेस देन के अंदर हमेशा क्या हो रहा है, ऊपर छोटा आ रहा था, यहाँ से शुरू होगी टेबल देखो, लेस देन के अंदर पहले 15 है, फिर इनको प्लस करते जाएंगे, 15 प्लस में 22 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। लेस देन 20 के बारे में बात की तो 15 हो गया, लेस देन 30 के बारे में बात करी दैट मींस 30 से कम कितना है, 37 हो गया। 37 के बाद आपके पास लेस देन 40 के बारे में बात की मींस की 40 से कम, 40 से कम ये सारे की सारे हैं, तो इन सबको प्लस कर देंगे। तो लेस देन में क्या हो रहा है, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, मींस की ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से जाएगा ऊपर, ठीक है। मोर देन में क्या होता है कि आप बड़े से स्टार्ट कर रहे हो, मींस की सब ये कह रहे हैं कि मोर देन 10 से बड़े कह रहे हैं, 10 से बड़े करें मतलब कि सारे के सारे आएंगे, जितनी सारी की सारी अमाउंट को आपको ऐड करना है, तो ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि मोर देन 20 से बड़ा, दैट मींस इस 15 को माइनस कर देना, 170 में से 15 माइनस करोगे तो आपको 155 ही मिलेगा। तो इसका कर्व कैसा होता है, ये सबसे पहले बड़े से स्टार्ट होता है, फिर ये धीरे 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 करके नीचे चला जाता है। तो ये मोर देन वाली सीरीज होती है और ये लेस देन वाली सीरीज होती है, और जो इनका मिड पॉइंट होता है ना, ये आपका मीडियन होता है। देखो ग्राफ के अंदर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका जब सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर करेंगे, ये वाला मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, गॉट इट। अच्छा जी, तो ये आपकी है, कलर से भी आपको नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर की लाइन मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लेस देन ओजाइव की रखी है, और ग्रेटर देन ओजाइव आपकी रेड कलर में, जो इनका मिड पॉइंट आने वाला है, जो बीच में इंटरसेक्ट करेगी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चे, आया समझ में, ये जरूरी था इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास कौन कौन से गाइडलाइंस है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है जब भी मैं किसी क्लास को प्रिपेयर कर रही हूँ, चूज कर रही हूँ। तो जरूरी है कि जो मेरी नंबर ऑफ क्लासेस है, इसकी क्लास जो मैंने काउंट की है, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, कभी मजाक में ले रहे हो इसको, हल्के मत लेना, गाइडलाइंस हमें ऐसे आ जाएंगे, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ द क्लास का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ द ग्रुप, कितने ग्रुप आपने बनाए हैं, कितने आपने इंटरवल बनाए हैं, जो क्लास इंटरवल में पढ़े ना, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 20 से लेकर 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, ये क्लास इंटरवल क्या होने चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी उनके सामने एग्जैक्ट वे में होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्लास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाउ मेनी सच रेंज यू आर यूजिंग टू ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, कितनी रेंज को आप यूज कर रहे हो। अगर मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास 50 स्टूडेंट है और मैं उनको 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10
ऐसे करूंगी तो मेरे कम से कम 10 बार 10 ऐसे फोल्डर बनेंगे। अगर मैं 10-10 का गैप लेकर चलूंगी दैट मीन्स 5 फोल्डर बनेंगे कि 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40 एंड 40 से लेकर 50। तो जितना कम गैप होगा उतने ज्यादा फोल्डर बनेंगे, जितना ज्यादा गैप होगा उतने कम फोल्डर बनेंगे। तो नंबर ऑफ क्लासेस को आपको देखना है कि कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाता है क्लास विड्थ शुड बी सिंपल। जो आपकी बीच का इंटरवल है ना, जो गैप है वो आपका सिंपल होना चाहिए। दैट मीन्स आपका 0 से लेकर 10 होना चाहिए, 10 से लेकर 20 होना चाहिए, जो सिंपली आपको हर बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ना कि आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं 0 से लेकर हमने 7 कर दिया, ठीक है, ये भी ठीक है पर प्रॉपर होना चाहिए। 7 से 14 हो गया, 14 से 21 हो गया, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि भाई मेरा जो गैप है 3 से लेकर 13 हो गया, ठीक है, 13 से लेकर 23 हो गया, भाई स्टार्टिंग वाले कहाँ गए? ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लास की जो विड्थ है वो सिंपल होनी चाहिए, टू बी सिंपल। प्रेफर द इक्वल क्लास इंटरवल, ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपने यहाँ पर कुछ और छोड़ दिया पीछे आप बराबर लेके जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास स्टार्ट क्लास विद द मल्टीपल ऑफ 0, 5, 10, ये अक्सर बोला गया है कि आप इसको इस मल्टीपल के साथ अगर अपनी क्लास इंटरवल को डिजाइन करेंगे तो सिंपल इजीली हम चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसाइड द क्लास इंटरवल यूजिंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू। दैट मीन्स कि आपकी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी क्लास के अंदर ना 50 एम्प्लॉइज है, ठीक है, और ये 50 एम्प्लॉइज का डाटा दिया हुआ। तो मैंने कहा कि मेरी पूरे इस 50 एम्प्लॉई के अंदर में सबसे कम उम्र किसकी है? कहते हैं 21 साल उम्र सबसे कम है, ये वाला है। और सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? कहते हैं 65 है। नजर आ रहा है तुम्हें? ये रहा 60, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब मेरे को ये नजर आ गया कि भाई मिनिमम मेरी एज कितनी है 20 है और मैक्सिमम मेरी कितनी है 65 है। तो वैसे मेरी क्लास इंटरवल मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई 0 से लेकर 10 तक का बनाऊं ना, 20 से सीधा 30 पे आऊंगी मैं, क्योंकि जब इससे नीचे कोई है ही नहीं डाटा तो मैं क्यों इसके इंटरवल बनाऊं, क्यों मैं फालतू में अपना वर्क लोड इंक्रीज करूं। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट लेना है और उसके बाद अपने इंटरवल तैयार करने हैं, फिर आपको ये ऐसे फ्रीक्वेंसी में डाल देनी है कि भाई 30 से लेकर 40 की उम्र में सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहे होंगे, देखो देख के ही पता चल रहा है। फिर उसके बाद आपको 40 से 50 की उम्र वाले जो एम्प्लॉई है वो ज्यादा मिलेंगे, फिर उसके बाद आपके 50 से 60, देन उसके बाद आपके पास 20 से 30 वाली उम्र। तो डाटा इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अब जो डाटा आपने रिप्रेजेंट किया है, कलेक्ट किया है, टेबल में शो कर रहे हो, उसको आप चार्ट के अंदर भी शो कर सकते हो। चार्ट दैट मींस जो भी आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है उसको डायग्राम, उसको ग्राफ की मदद से भी सामने वाली पार्टी को समझा सकती हूँ, जिससे कि वो सामने वाली पार्टी इजिली समझ में आ जाए। अब देखो मैं एक तो आपको, देखो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, ऐसे तो मैंने दिखा रही हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है वो कुछ ऐसे आती है या फिर कुछ ऐसे आएगी, ऐसे आती है। मतलब ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पहले ग्रोथ हुई, फिर आपका एक सैचुरेटरी पॉइंट आया, फिर आप नीचे जा रहे हैं, फिर आप ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये आप चीजों को और अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। तो इसमें आ जाता है कि आपके पास बार डायग्राम आता है, हिस्टोग्राम आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है, ओजाइव होता है। ओजाइव आपके बच्चे ध्यान रखना है, ये आपका मीडियन में यूज किया जाता है। ठीक है, आपका आपका जो हिस्टोग्राम है ये आपका मोड में यूज किया जाता है। ठीक है, बार ग्राफ और ये जो इनको भी यूज किया जाता है, बट सबसे ज्यादा प्रेफरेबल इनके लिए यही माना जाता है। ठीक है, तो बार डायग्राम क्या होता है, जहां पर आप एक इक्वल गैप के अंदर डाटा को प्रेजेंट करते हो। ये आपका हॉरिजेंटल भी हो सकता है, ये आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है, वर्टिकल में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पर इसमें फीचर क्या है कि इसमें इक्वल वेड्थ होती है, मींस कि इनके जो बीच में जो गैप होता है ना, इनकी जो साइज होती है वो इक्वल होती है। इनकी हाइट के थ्रू हमें पता चल सकता है कि भाई किसका डाटा कितना है। ठीक है, हाइट शो द वैल्यू, वैल्यू को शो करता है, और ये डिस्क्रीट डाटा में अक्सर इसको यूज किए जाते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट इन द सेंस जिसके अंदर आपके पास एक वेरिएबल होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हिस्टोग्राम के अंदर बात की जाए तो हिस्टोग्राम क्या किया जाता है, आपके पास जितने भी रेक्टेंगुलर होते हैं उनको ज्वाइन कर दिए जाते हैं। जितने भी रेक्टेंगुलर है प्रेजेंट किए जा, रेक्टेंगुलर किसको प्रेजेंट करते हैं, ये जो ऊपर हो रहे हैं वाई एक्सिस पे किसको करते हैं, बताइए जल्दी फटाफट। मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास इंटरवल होते हैं या फिर वाई एक्स की वेरिएबल्स होती है। राइट, तो ये बताते हैं ये ऐसे। और ये अक्सर आपका हिस्टोग्राम आपकी बताया जा रहा है कॉन्टिन्यूस, ओ माय गॉड कॉन्टिन्यूस में हो रहा है,
नहीं, ये कॉन्टिन्यूस में नहीं होता, मोड में होता है। लेट मी क्रॉस चेक, जस्ट अ सेकेंड। यस, ये मोड में होते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में नहीं होते। इसको क्रॉस चेक, मैं इसको ठीक करवा के आपको प्रोवाइड करूंगी नोट पीडीएफ को, ठीक है। ये करना है हमें ठीक। पेज नंबर 15 पे मिस्टेक है हमारी, ठीक है। ओके, जो हिस्टोग्राम होता है ये आपका कुछ इस तरीके से भी होते हैं। ओके, चलो। अच्छा, हिस्टोग्राम के अंदर जब आपके इंटरवल के बारे में बात की जा रही है, अगर फ्रीक्वेंसी में ये जो क्लास इंटरवल में इक्वल गैप है, क्लास इंटरवल में अगर इक्वल गैप है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर इक्वल गैप नहीं है ना तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पर इतना गैप नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको ज्यादा नजर आ रहा है। मीन्स कि जब आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, जैसे कि 1000 1500 500 का डिफरेंस, 1500 से 2000 500 का डिफरेंस, 2000 से 2500 500 का डिफरेंस, यहाँ तक 500 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ तक मैं भी कहूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया था 1000 से 1500 1500 यहाँ तक आपका 500 का डिफरेंस चल रहा है, फिर एकदम से 1000 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ पे सीधा आपके पास 1500 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आपके सीधा यहाँ पे 2000 का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी क्लास इंटरवल आपकी बराबर नहीं है, जिसके कारण आपका गैप क्या हुआ, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, क्लास इंटरवल्स का। तो हमें इसको बराबर करना है, बराबर करने का फॉर्मूला दिया हुआ, बट आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम आपके दो तरीके की हो सकते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल के साथ साथ और एक आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल के साथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब होता है कि जब आप ये जो आपके पास ग्राफ बने हैं ना, ये जो पॉइंट बना फ्रीक्वेंसी बनी है, फ्रीक्वेंसी का आपको मिड पॉइंट लेना है, इस मिड पॉइंट को एक लाइन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो हर एक फ्रीक्वेंसी के पैराग्राफ ग्राफ को। दैट मीन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ ईच हिस्टोग्राम बार एंड विद द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की मदद से आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की मदद से आप क्या कर रहे हैं, चीजों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट है यहाँ जोड़ा, इसका मिड पॉइंट है यहाँ जोड़ा, तो एक स्ट्रेट लाइन का यूज किया जा रहा है और एक हिस्टोग्राम का ग्राफ यूज किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे डाटा को कनेक्ट कर रहे हैं, पूरे के पूरे डाटा को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओजाइव करवा आगे होगी समझ में जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। चैप्टर हो जाता है यहाँ पे फिनिश। होपफुली ये चीजें समझ में आई होगी, नहीं है थोड़ी सी नहीं है आप लोगों के लिए, वैसे हमने इसको ग्रेजुएशन में भी किया हुआ है, फिर भी अगर आपने फर्स्ट टाइम किया हुआ है तो इसको रिवाइज करना। मेन जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर के लिए ये सीरीज है, ठीक है। इनको वैसे भी हम दोबारा से फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये जो यूनिट नंबर 2 है इसको जरूर देख कर आना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और पीडीएफ लेनी है तो लिंक जो व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और MC023 की भी वीडियो आपको साथ साथ में प्रोवाइड कर देंगे, ओके। अभी कर रहे हैं उनके ऊपर काम, 1-2 दिन के अंदर उनकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए तो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।